What is in there for Pakistan? This is a very powerful alliance among the states. ये absolutely opposite है to the alliance among the non-state actors, supervised by Iran. कि जब ये axis of resistance will gradually fizzle out, with Syria playing a very important part in the coming weeks or so in disarming Hezbollah in Lebanon, apart from other players. अभी भी Saudi UAE थोड़े से poles apart हैं, लेकिन they have come together on some points. सऊदी अरेबिया का मसला ये कि बहुत बड़ा है ना, तो जेलसी भी है, नौदौलती भी हैं, ये थोड़े से कम ज़र्फ भी हैं, इनकी जो राइज है उसके अंदर हर किस्म की गंदगी से राइज किया, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके प्रोस्टिट्यूशन जो आप न कर लो। ये कौन मुझे बताएगा? पेपे एस्कोबार या चाइनीज प्रोफेसर मज़राकी और ये जो सारे प्रोफेसर एक्स जनाब अपना CIA एनालिस्ट दो सिगार लेके बैठा होता है, ये बड़ी अच्छी फेस है ईरान के, दे रियली रिप्रेजेंट ईरान, द इलेक्टेड लीडरशिप। ये उसी तरह हॉस्टेज है जिस तरह गल्फ हॉस्टेज है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद ख़ुद बनफ़्स नफीस इन पर्सन जो है वो मौजूद हैं अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आप आए हुए थे इस्लामाबाद से, हमने कहा कि आपसे ज़रा जो है वो यहीं पर आपको बिठा लिया जाए ताकि आपसे जो है ना वो इन इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई है दो तीन बार ऑनलाइन कॉल्स में, लेकिन आज भी आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जो मक्का एग्रीमेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मुआहिदा किया है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसका एक नेटो के आर्टिकल 5 की बहुत चर्चा है उसके हवाले से कि जी बहुत उन्होंने कोई बड़ी बात कर दी है कि एक पर हमला दूसरों पर हमला भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके हवाले से आपने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें आपने इंडिया के हवाले से भी गुफ्तगू की है। मुझे पहले उसको हम सेकेंडरी तौर पर हम ट्रीट करते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि ईरान के हवाले से देखें, पिछले इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जून के अंदर पिछले साल ईरान पर हमला हुआ था और सितंबर में फिर जब कतर पर हमला हुआ तो सऊदी अरब ने फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया। अब फरवरी के आखिर में जब हमला हुआ ईरान पर और अगले 5-6 महीने के अंदर हम ये देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कह भी रहे हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट ईरान। आपके ख्याल में क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ है या इसकी वजूहात कुछ और है? देखें, ये कोइंसिडेंटल है कि ये टाइमिंग इसकी ऐसे हुई है कि पिछली दफ़ा जब सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो यही एग्रीमेंट हुआ था कि अटैक अगेंस्ट वन इज़ अटैक अगेंस्ट बोथ, तो वो उस वक्त कतर के ऊपर ईरान ने भी एक मिसाइल फायर किया था, इज़राइल ने उससे पहले अपना दोहा के अंदर जो हमास के नेगोशिएटर्स थे उन पे अटैक किया था। तो समहाउ जो सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट कुछ महीनों के बाद वो कोइंसाइड कर गया, लेकिन आप देखें कि हमारी जो इनसे डिफेंस पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया से, ये 1967 में पहला एग्रीमेंट हुआ था जो कि फाउंडिंग अकॉर्ड थी। उसके अंदर बड़ी लिमिटेड एयर फोर्स की एंगेजमेंट थी, वो भी एडवाइज़र और ट्रेनर्स की कैपेसिटी के अंदर। बढ़ता बढ़ता 70s पे जब भुट्टो और किंग फैसल का यानी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ था, उसमें हमारे पहली दफ़ा वर्कर जाना शुरू हुए सऊदी अरेबिया, लेकिन साथ में कोई 10-20 हज़ार जो है वो फ़ौजी भी वहाँ पे पोजीशन रहे। 80 की दिहाई में आपको पता है कि यहाँ पे जिहाद इन अफ़गानिस्तान, उसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ईरान सभी शामिल थे। उसके अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक यानी पोस्ट 79 के जब 79 में एक अल्ट्रा एक कल्ट था अपना वहाबीज़ का, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। ईरान के जो इनकलाब और उनकी जो एम्बिशंस थे, ईरान इराक वॉर, GCC की क्रिएशन, उस कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तानी और सऊदीज़ ने एक और एग्रीमेंट साइन किया 83 के अंदर। और वो बड़ा एक क्रूशल एग्रीमेंट है कि जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट्स और ट्रेनिंग्स और रेगुलर एक्सरसाइजेस अगले 3-4 दिहाइयों में हमने देखा बतदरीज बढ़ रही थी। तो जो पिछले साल का सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट है वो हुआ, तो टाइमिंग तो वो आपको सिंक्रोनाइज़ करती है कि जून के अंदर ईरान, इज़राइल या अमेरिका का जो एक्सचेंज ऑफ लाइक हॉस्टिलिटीज़ हुआ था, और उसके बाद जो इज़राइली ईरानी इन रिस्पॉन्स था कतर के अंदर, हम समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया यानी इमीडिएटली वो हर कोई समझेगा कि ये परहैप्स जो है ना
ईरान या इजराइल के साथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, क्योंकि इंडिया वगैरह के साथ रिलेट करना मानी खेस नहीं है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान हैंडल खुद ही कर लेता है, तो उसको सऊदी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये अटैक अगेंस्ट वन अगेंस्ट ऑल, इवन इन द केस ऑफ करंट वन, उसमें इंडिया को बीच में फैक्टर इन नहीं करें, वो पाकिस्तान खुद ही कर लेगा। वो लास्ट टाइम लाइक मई 2025 में मसला सेटल हो गया है। ठीक, तो ये बताइए ना सर कि फिर अगर इंडिया को आप कहते हैं कि इसको रूल आउट करते हैं, व्हाट इज़ इन देयर फॉर पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो देखें ना, अभी यमन की कोस्ट के पास जो है वो पाकिस्तान के एक मतलब वो पाकिस्तानी फ्लैग शिप नहीं है, लेकिन एक शिप के ऊपर अटैक हुआ है और उसमें पाकिस्तानी भी जो हैं वो 3 जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए। ये बताएं कि फिर पाकिस्तान को इवेंचुअली पाकिस्तान डज गेट ड्रैग्ड इनटू ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर हम जंग भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे लोग भी, हमारे लिए लाने वाला कोई फ्यूल लाने वाला वेसल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ब्लॉकेड है और हम उनसे ख़रीदते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से ही बंद है, जो दूसरा है वो बाब अल मंदब है, तो वहाँ से भी। सो इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि पाकिस्तान माइट गेट ड्रैग्ड इनटू दिस। देखो, पहला जो मैं लॉन्ग एक्सप्लेनेशन थी ना, वो इसलिए की थी कि जो तुर्की के साथ भी इसी तरह के हमारे रिलेशनशिप्स हैं बहुत पुराने, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है पहले दिन से उनके साथ ताल्लुक बनने से पहले से हमारे बनने से पहले भी है, इस तरह सऊदी अरेबिया के साथ भी बनने से पहले है। तो इसलिए वहाँ पे जो डिफेंस हमारा जो अब ट्राइलेटरल हुआ है, इसका पहला तो एक्सप्लेनेशन सिंपल सी ये है कि इट इज़ एन आउटकम of a long collaboration in the defense and security sector between these 3 countries. Number 1. Second, ये इसमें 3 Ds का अपना अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है: डिफेंस, डिटरेंस एंड डिप्लोमेसी, इन माय ओपिनियन। इसमें इस अलाइंस में ये ऑफेंसिव नहीं है, ये नाइदर अगेंस्ट ईरान है नॉर अगेंस्ट इजराइल और एनी अदर कंट्री है, बिल्कुल नहीं है। ये इसका इसीलिए डिफेंस एग्रीमेंट है ना। तो ये डिफेंस के लिए, बिकॉज परसेप्शन के ऊपर इन तीनों कंट्रीज़ में कि ख़ित्ते में या ख़ित्ते के बाहर कुछ अनासर ऐसे हैं जो ऑफेंसिव हैं, जो एग्रेसिव हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि अपना कोई ऐसा प्रॉपर डिफेंस स्टेट के दरमियान एक एग्रीमेंट हो, अलाइंस हो, जो कि इकट्ठे अपना उसको हैंडल किया जा सके। तो ऑफेंस नहीं है, इसमें डिफेंस है। डिटरेंस ये है, डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो अग्रेसर है, पोटेंशियल या करंट, या जिसके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं इन तीनों मुल्कों के बारे में या उस खित्ते में या जहाँ पे ये 3 ममालिक रहते हैं, तो उनको डटर किया जाए। वो अपना ज़हन में सोच ले कि अगर मैंने कोई हरकत की ना तो उसका पे बैक है, और पे बैक जो है अनअफोर्डेबल है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक स्टेट, और चूँकि ये शामिल है तो फिर ज़ाहिर है कि लोगों को ज़्यादा डर लगेगा ना, जितना कि बग़ैर नॉन न्यूक्लियर हो। ये नहीं मैं कह रहा। ये न्यूक्लियर जो है ना, इसकी यूटिलिटी नॉन यूज़ के अंदर है। ये सिर्फ वाहिद वेपन है दुनिया में जिसका बग़ैर इस्तेमाल किए गए जो है उसकी अफदियत है कि लोग, अपना अक़वाम जो है ना, डर जाती हैं। डरती इसलिए है कि वो बोलती हैं कि चले अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर है ना, तो सपोज़ हम यूज़ भी करें, तो ये अगर जो पाकिस्तान जब इस अलाइंस का पार्टनर रिस्पॉन्ड करेगा या ये अलाइंस रिस्पॉन्ड करेगा, वो जो अपना रिस्पॉन्स है इन काइंड, वो अफोर्डेबल नहीं है। उसको बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि अगर आप यानी आप डिस्ट्रॉय भी हो जाओ ना सिग्निफिकेंटली, फिर भी आपके पास कैपेबिलिटी होती है कि दूसरे को जो है ना आप इतना डिस्ट्रॉय करो, उनके सिविलियन टारगेट्स पे आप करोगे ना, तो उसके बाद वाइप आउट कर दोगे। तो वाइप आउट का जो फियर होता है ना, वो इजराइलीज़ के अंदर भी हो या कोई और भी हो, वो प्रिवेंट करेगा कि अब कॉन्फ्लिक्ट को। इसको बोलते हैं डिटरेंस। तो दूसरी इसकी यूटिलिटी डिटरेंस की है। थर्ड ये है कि जब आप डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लो ना, फिर भी आप, चूँकि आप तो लड़ना ही नहीं चाहते ना, तो फिर आपकी जो एबिलिटी है ना टू प्रिवेल इन द डिप्लोमेटिक प्रोसेस, वो ज़्यादा हो जाती है। अब जब कई निगोसिएशंस होंगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, आजकल हम ईरान वगैरह से, कल कई और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसमें अगर एक पूरा एक अलाइंस आपसे डील कर रहे हैं ना, इकट्ठा मिलके यकजा होके, तो उसके अंदर फिर डिप्लोमेटिक प्रोसेस में आपका क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, आपके स्टेक भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आपकी एबिलिटी टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, दुनिया और ख़ित्ता जो है ना आपको बहुत सीरियसली लेता है। तो आई थिंक
ये जो मक्का एग्रीमेंट है ना, इसको एक तो ऑफेंसिवली ट्रीट ना करें, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये डिफेंसिव है, बिकॉज ख़ित्ते के अंदर आज भी और कल कला भी कोई ना कोई ऐसे ख़तरात हो सकते हैं जो कि अग्रेसिव और इंटेंट हो। उसके लिए एक मुतवातर एक डिफेंस मैकेनिज़्म क्रिएट करना था, और चूँकि अमेरिका के डिफेंस जो सपोर्ट है उस पर कोई कंप्लीट रिलायंस नहीं हो सकती, और ज़ाहिर कि अमेरिका एक फार अवे पावर है। अमेरिका के अंदर भी अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ गई अगले 5 साल के लिए। वो बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरेस्टेड है, हम ना तो एशिया में इंटरेस्टेड है ना मिडल ईस्ट में है। ठीक, ट्रंप रिलक्टेंटली यहाँ पे आया है, चूँकि इजरायली लॉबी वहाँ पे है, ट्रैप हो गया। लेकिन आप देख लो कि 6 हफ्ते के बाद आज तक ट्रंप इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इजरायलीज़ हैं या इरानियंस हैं हार्डलाइनर, जो कोई ना कोई हरकत करके ना उसको दोबारा री एंगेज करना चाह रहे हैं। तो ताइवान के हवाले तो से भी ट्रंप इज अ पीसनिक है रिलेटिवली स्पीकिंग, वार मॉन्गर नहीं है। वार मॉन्गरिंग डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन्स ने पिछले 35 साल की है। बिल्कुल ऐसे है ना, 3 बड़ी जंगें हैं, इराक, फिर गल्फ पहले, उसके बाद अफगानिस्तान 20 साल। तो ये वो प्रेसिडेंट नहीं है कम अज़ कम। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये अपना ये वो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं है, बाहर से आया है, तो जो वाशिंगटन में स्पेशल इंटरेस्ट हैं, इजरायली लॉबी है या उसकी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रिपब्लिकन्स के अंदर, डेमोक्रेट्स तो इसको हेट करते हैं, रिपब्लिकन्स के अंदर भी ही इज़ द मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट, एंड आई थिंक अनरीजनेबली सो इन माई ओपिनियन। आई थिंक ही ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, war prevention across the world, which is why he created the Board of Peace. But problem ये है कि जो अपना मिडल ईस्ट के अंदर या इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे वॉर मॉन्गरिंग का इतना वो अपना वो है ना स्टेमिना भी है और इंक्लिनेशन भी है, तो वो समहाउ ड्रैग करते हैं अपने ट्रंप को टूवर्ड्स वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा सर, तो फिर देखें, आपने भी कुछ चीज़ों को देखा होगा, यकीनन आपने ट्विटर के ऊपर आप एक्टिव होते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों का मैंने देखा जवाब भी दिया। ईरान की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने नहीं देखी जो कि इस अग्रीमेंट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिस्ट किस्म की हो। सबसे पहले इराक़ी की स्टेटमेंट आई, इट वाजंट वेरी कॉन्सिलिएटरी बट एट द सेम टाइम इट वाजंट हॉस्टाइल ईदर। लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई तुर्की के एम्बेसी से ईरान के अंदर, पेजेश्कियान की पाकिस्तान की एम्बेसी से, पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी से, तो वो सारी की सारी कॉन्सिलेटरी हैं। ना सिर्फ कॉन्सिलेटरी हैं बल्कि वो एक तरह से मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा फ़ैसला है आपका। बट वो जो फियर्स हैं जो कि IRGC अलाइंड कमेंटेटर्स की जानिब से पहले दिन से दिए जा रहे हैं, वो वाला आपने लफ्ज़ नहीं यूज़ करना जो नहीं, मैं नहीं करूँगा। बट वो जो लोग हैं, मुझे लगता है कि दे आर बीइंग मोर ऑनेस्ट। ठीक, अब अगर वो ऑनेस्ट हैं, ऐसी सूरत में आपको पता है कि यमन जो है वो एक ऐसी जगह है, इराक़ भी एक ऐसी जगह है जहाँ से वो इस अग्रीमेंट को, इसकी डिटरेंस की जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने के लिए जो है ना वो हर वक्त तैयार होंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ड्रैग करने के हवाले से तो है कि क्या हमें ड्रैग कर लेगा, आप कहते हैं नहीं करेगा, बट अगर डिटरेंस की वैल्यू ही ख़त्म हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखें, मतलब एक तो जो भी आप रियलिटीज़ देखते हैं ना यहाँ पे, चाहे ईरान की अंदर की रियलिटी हो, इसके बाहर के एक्सप्रेशन की हो, इसके जो कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है अरब के अंदर, गल्फ़ के अंदर, पब्लिक ओपिनियन, स्टेट अप्रोचेस, ये देखें ना, वी आर डीलिंग विद सो मैनी फैक्टर्स, सो मैनी एक्टर्स इन दिस। ईच एक्टर के अंदर अपना एक बड़ा गंभीर किस्म की जो है ना वो एक यानी एक साइड नहीं है उसके अंदर। ईरान के इनसाइड इंफॉर्मेशन हमें बहुत कम मिलती है। हमें मिलती है या इरानियन अलाइंड जो मीडिया माउथ पीसेस हैं, या फिर जो सर्कल्स हैं आउटसाइड ईरान, फैसिनेटेड विद ईरान, वो अपना डिस्कोर्स कर रहे हैं, या जो है वो क्रिटिक्स ऑफ ट्रम्प अमेरिका के अंदर या यूरोपियंस वो कर लेंगे। तो हमें ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नज़र आते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ट्रूली रूटेड नहीं इन द एक्चुअल रियलिटी ऑफ ईरान। I follow transitions, transitions are something that fascinate me. तो एक तो ये है कि मैं अपने यानी तजर्बे की बुनियाद पे असेसमेंट ऑफ प्रीवियस 2 wars in the Middle East, starting with 1991 Gulf War and 2003 Iraq War,
उसकी मुशाहदे पे मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है खित्ते के अंदर, ईरान के अंदर भी। ईरान के अंदर आपको ये कॉन्सिलेटरी ओपिनियन मिला है ना मक्का एग्रीमेंट पे, ये सिर्फ 2 लोगों से आया है या उनके एम्बेसडर्स वगैरह से पाकिस्तान में। फॉरेन मिनिस्टर से आया, प्रेसिडेंट से आया, इनके एम्बेसडर यहाँ पे या कहीं अनकरा में होंगे जिधर भी है, ठीक है। लेकिन जो असल जो हकीकत है ईरान की, आई थिंक इस एग्रीमेंट की वजह से परेशानी बहुत बढ़ गई होगी तेहरान के अंदर। जो रियल अपना पावर विल्डर्स है, नेमली द क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट या ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पासदारान है, आई थिंक इनके क्राइसिस है इनके लिए, यू नो, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है ये एक्चुअली आपको बता रही है कि जो पूरा एक बखेड़ा इन्होंने खड़ा किया था ना, सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, नॉन स्टेट एक्टर्स स्पॉन्सर्ड बाय द इरानियन स्टेट, ख़ास तौर पे पोस्ट अरब स्प्रिंग के अंदर ये एज अ फिनोमिना बहुत तेज़ी इन्होंने पकड़ी। इनके पास ऑलरेडी सीरिया था, यू नो, सीरिया जो असद लेड सीरिया था, वो स्टेट अपना चूँकि एक अलावाइट्स माइनॉरिटी वर डोमिनेटिंग दिस कंट्री बशर अल असद 60 से बाप बेटे ने डोमिनेट किया, तो उसके अंदर वो कुर्द्स या सुन्नी एंड अदर्स जो है ना, दे वर अग्रीव्ड ऑलवेज, और दे वर एट द रिसीविंग एंड। फिर अरब स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ कि वहाँ भी सिविल वॉर शुरू होगी। तो यहाँ से अपना स्टोरी एक्चुअली बिगिनस। जहाँ तक ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये पैलेस्टाइन के में तो थोड़ा सा पुरानी बात है, क्योंकि हमास ये लेट 80s में इमर्ज करती है। वो भी हमास को इनिशियली इज़राइल ने क्रिएट किया था इसलिए टू अंडरमाइन PLO। उसके बाद ज़ाहिर है कि यानी इरानियंस देन टुक ओवर एंड स्टार्टेड फाइनेंसिंग इट, आर्मिंग इट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इज़राइल, ठीक है। तो बाकी ये जो हुज़बुल्ला भी स्टोरी गोज़ बैक फार बैक देन द अरब स्प्रिंग। लेकिन सीरिया के अंदर जो अल-कुद्स यू नो लाइक फोर्स, कासिम सुलेमानी, बाकी जो शिया मलेशियाज इन इराक, इनफैक्ट द शिया गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन इराक आफ्टर 2003, यू नो, बिकॉज अमेरिकन इंटरवेंशन में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो ईरान है। अमेरिकन वॉर इन 9/11 के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिवली जिसने अमेरिका के साथ एंगेज किया, पाकिस्तान भी था लेकिन ईरान भी साथ में कोलैबोरेट कर रहा था। तो एंटी अमेरिकनिज़म या एंटी इज़राइली जो है अपना डिस्कोर्स इरानियन स्टेट का, वो एक बात है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स ओवर्ट एंड कोवर्ट जो लिंकेजेस हैं वो भी बड़े डीप एंड वाइड हैं। वो बाद की बात है जिसमें, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो इसलिए परेशान है ये पासदारान कि ये 3 स्टेट्स हो गई अब ना, पहले 2 थी, 3 हो गई। प्रॉस्पेक्ट्स ये है कि इजिप्ट, कतर, कुवैत ने ऑलरेडी कर लिया बायलैटरल, लेकिन ऑन द वे, अलोंग द वे, एंड अदर कंट्रीज, अरब कंट्रीज विल बी पार्ट ऑफ दिस अलायंस। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल अलायंस अमंग द स्टेट्स। ये एब्सोल्युटली अपोजिट है टू द अलायंस अमंग द नॉन स्टेट एक्टर्स, यू नो, सुपरवाइज्ड बाय ईरान, जिसने ये सारी इस जंग को भी या इस नहज तक लेके आए, जिसने अक्टूबर 7 भी कराया, उसके बाद फ़लस्तीनियंस का मैसेकर भी करा दिया। तो एक तरफ एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसके इंटरनेशनल लॉ में गुंजाइश नहीं है, जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर सो फॉर है, वो अभी हमें अब नज़र आ रहा है कि वो मेहम और ट्रेजिडी तो क्रिएट करता है, लेकिन इवेंचुअली बैकफायर्स ना, इट डजंट स्टैंड बिफोर अ ग्रेट कंट्री, अ ग्रेट मिलिट्री पावर लाइक अमेरिका, लाइकवाइज द स्टेट ऑफ इज़राइल। और फिर अगर रीजन में आप अपना इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दैम यू विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़, तो वो भी फिर यूनाइटेड होंगे ना, वो भी कम कोई अपना मिलिटरली लेस पावरफुल नहीं है। तो इन्होंने इवेंचुअली ये सोचा कि भी कौन क्या करें अब इस चीज़ का। ये जो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन बन गई है कि जी अमेरिका और इज़राइल ईरान पे अटैक करते हैं, ईरान अमेरिकी अड्डों की प्रोटेक्स्ट के अंदर अपने अरब मुसलमान भाइयों को अटैक करते हैं, और फिर ओवर टाइम इसने इज़राइल को अटैक करना बंद कर दिया है और सिर्फ अपना वो पोस्ट कर रहा है नेतन्याहू, बाय द वे, वो ओपनली पोस्ट कर रहा है। उसके बाद इसने अपना तकरीबन पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से, वो तो जंग तो देखो ना 6 हफ्ते की थी ना, जी जी, इट एंडेड इन मार्च, और इसने अपना सिर्फ उनको अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान ने फोर्सेस डिप्लॉय कर दी इन अप्रैल,
उसके बाद से सऊदी अरेबिया को अटैक करना बंद कर दिया, बिकॉज इसको कॉस्ट बेनिफिट इन्होंने किया ना, तो उन्हें इसमें कॉस्ट जो है ना अनअफोर्डेबल लगी। बिकॉज अगर आप सऊदी अरेबिया में ईस्टर्न प्रोविंस पे दोबारा अटैक करोगे, एक दिन सीज़ फायर से पहले पाकिस्तानी जो अपना कोर कमांडर्स की मीटिंग में आसिम मुनीर साहब ने क्लियर पैगाम भिजवा दिया था कि भाई ये अब रेड लाइन है, इधर आपने नहीं मूव करना। उसके बाद अपेरेंटली यूएई ने अगर पैसे दिए या नहीं दिए, एक टाइम आया कि यूएई को इसने हालांकि सबसे ज़्यादा उनको अटैक किया, यूएई के ख़िलाफ़ बंद हो गया। अच्छा, ओमान जो था शुरू में अटैक किया, बाद में भी एक दो दफ़ा किया। ओमानीज़ भी आगे एकदम से कि जी ठीक है हम आपके साथ मिल के हॉर्मुज़ वगैरह का निगोशिएट करते हैं, उनको बंद कर दिया। फिर कतरीज़ बीच में जो है अपना काफ़ी सीवियर अटैक किया उनका, सिर्फ अमरीकी अड्डों पे नहीं बल्कि उनके एनर्जी टारगेट्स पे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। उसके बाद जब वो आ गए कि जी ठीक है पाकिस्तान के साथ हम भी अपना डिप्लोमेसी वगैरह कर लेते हैं, बिफोर द इस्लामाबाद अकॉर्ड दे आए थे 2-3 हफ्ते पहले, और पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया यूएई को भी लाने में, कतर को भी लाने में, सऊदी अरेबिया के साथ मिल के स्ट्रेटजाइज करने में। तो आखिर में वो भी उनके ख़िलाफ़ भी बंद कर दिया। पिछले 2 महीने से सिर्फ छोटे 2 कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कुवैत एंड बहरीन, या आगे जॉर्डन को इक्का दुक्का किया अमेरिकन बेसिस पे या वैसे, या एक दो इजिप्ट पे। बाद में इन्होंने ये हूतीज़ लॉन्च किए महीने से। ठीक है जी, अब सब कुछ हो गया ना, आखिर में अब डेस्परेशन के अंदर ये आखिरी जो इनका कार्ड था पता, वो इन्होंने खोला। तो अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन अनफोल्ड होते हुए, 3 ऐसे अटैक हुए हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी ज़िंदगियाँ जो है ना वो खो गई हैं जी। ठीक है, और ये लास्ट टाइम तो 2 पाकिस्तानी कमर्शियल शिप्स के ऊपर एक इंजर्ड हुआ था, जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा। तो जाहिर है कि अब इशू ये है कि जैसे जैसे ये जो प्रेशर बढ़ रहा है ना, क्योंकि एक प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, वो कभी भी एस्केलेट कर सकते हैं। दूसरा इनका जो फेलियर है कि जो भी चीज़ इन्होंने की है ना वो रिवर्स हो गई है। मसलन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इन्होंने बंद किया, अमरीकियों ने इनका बंद कर दिया, वहाँ पे नेवल ब्लॉकेड, इकोनॉमी स्क्वीज़ हो गई, 300% आपका इकोनॉमिक जो वो अपना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, लिरा इज़ फॉलिंग लाइक एनीथिंग। तो इकोनॉमिकली सोशली हमें पता नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी रिस्टाइव हो चुकी है और क्या करेगी बाद में इनके साथ। एक्चुअली इन माय ओपिनियन अली, ये डेस्परेशन की निशानी है, अनसर्टेनिटी की, फियर की, कि आप जब इस तरह इकट्ठा होते हो ना तो आप यू डोंट ट्रस्ट आउटसाइडर्स ना, यू डोंट, मतलब आप स्क्वीज़ होते जाते हो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ हो, जितना प्रेशर बढ़ेगा तो आप इकट्ठे हो जाओगे ना। ईरान के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स थी इसके लिए कंसिलिएटरी, वो इस तरह से है कि जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डव्स तो कोई भी नहीं है मेरा ख्याल है, उनमें से डव तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन जो थोड़े प्रैग्मेटिक सोच रखने वाले, जैसे अपने पेज़ेश्कियान साहब हैं, जो सदर साहब हैं, या अरागची हैं, ये अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली के बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर उनका एक जो है वो अगर वो कहेंगे कि तुर्की का जो एम्बेसडर है, ईरान का जो एम्बेसडर है अंकारा या इस्लामाबाद में जो है, वो ये स्टेटमेंट्स जारी करें, तो जाहिर सी बात है वो करेंगे, उनकी जो इंस्टीट्यूशनली उनके लिए इनकम्बेंट ऑन देम, सो दे आर ट्राइंग टू असर्ट देमसेल्व्स, विच इज़ क्या कहते हैं उसे, प्लॉजिबल सिचुएशन, प्लॉजिबल थेरी है। बट इनकी जो सोच है उससे ज़्यादा इशू जो है वो तो ये है ना कि भाई ख़ित्ते में हो क्या रहा है, रियलिटीज़ क्या हैं। वो रियलिटीज़ ये हैं कि ये जो यमनी हैं वो मोर एंड मोर अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अब आप मुझे बताएं ना कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। डिप्लोमेसी में हम कर रहे हैं लेकिन वो मार रहे हैं, वेसल्स को मार रहे हैं, हमने एक अग्रीमेंट साइन किया है मगर उनको कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में वी डोंट गेट इन्वॉल्व मिलिटरीली, हाउ डू वी डिटर दीज पीपल? देखो ना, हमारी अपना एक 2 pronged अप्रोच नज़र आ रही है पाकिस्तान की। एक तो पाकिस्तान ने अबेंडन नहीं किया द पाथ टू पीस, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब अभी ईरान गए हुए थे और काफ़ी अपना हंसी खुशी लीडरशिप से वो कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने अमरीकियों से भी एंगेज किया हुआ है, ठीक है। ट्रम्प फॉर नाउ सीम्स नॉट टू सो मच इंक्लाइंड, वो उसने थोड़ा सा ना अपना डिसंगेज किया हुआ ईरान से, अपने वो स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है,
कोई मेजर अपना वो नहीं है कि ऑफेंसिव या रिन्यूड अप्रोच टू डीलिंग विद ईरान मिलिटरीली, वो थोड़ा सा डिसंगेज कर गया। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि जब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस विल ग्रेजुअली फिजल आउट with Syria playing a very important part in the coming weeks or so in disarming Hezbollah in Lebanon, apart from other players, with Iraqi government already announcing कि भी अक्टूबर के बाद हम कोई भी आर्म्स या अपना एक्सटर्नल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इराक के अंदर। ये कल प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और काफ़ी सारे इवेंट्स हो गए विद तुर्की एंड Saudi Arabia behind the scenes playing a very important role in coordination with the Trump administration to undermine and gradually erode the axis of resistance. Houthis का जो इशू जो आपने पूछा ना, देखो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखो अब बाबुल मंदल स्टेट है, छोटी बोट्स हैं, ये रैग टैग आर्मी अटैक कर देते हैं, ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो उन्होंने करनी है ना। हिस्ट्री को आप भूलो नहीं। ये अपना 2009 से प्रॉब्लम चला था, फिर उन्होंने 15 में सऊदी अरेबिया ने जंग की, फिर 19 में सीज़ फायर हो गया। उसके बाद सऊदीज़ जो है ना, इनको रियाद में भी बुलाते थे पूरे डेलीगेशंस को, ठीक है। इन्होंने 2-3 बिलियन कमिट किया ह्यूमैनिटेरियन के लिए, यूएई और अपना सऊदी ने इकट्ठा, और उसके अंदर यूएई ने अपना नीश क्रिएट कर ली। फिर सऊदीज़ ने रिवर्स किया पिछले दिसंबर। अभी भी सऊदी है यूएई थोड़े से पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन they have come together on some points as well. हूथीज़ के ऊपर एटलीस्ट, हाँ जी, हूथीज़ के ऊपर वो एक है, गज़ा के ऊपर वो एक है, ठीक है। बाकी चीज़ों में ठीक है कंपटीशन चलता है। वो पुराना अमीर हुआ है सऊदी अरेबिया, अभी हो रहा है, और सऊदी अरेबिया का मसला ये कि बहुत बड़ा है ना, तो जेलसी भी है, नौदौलती भी हैं, ये थोड़े से कम ज़र्फ भी हैं। इनकी जो राइज़ है उसके अंदर हर किस्म की गंदगी से राइज़ की है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके प्रोस्टिट्यूशन जो आप न कर लो। सऊदी अरेबिया सेक्रेड स्पेस, वहाँ पे बड़ा अपना ठहराव के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वैल्यूज़ काउंट। तो जो भी नौदौलती होगा ना, उसकी वैल्यूज़ आप देख लो ना, हमारे इर्द गिर्द भी फिर रहे होते हैं। एक डिसेंट बंदे में और नौदौलती में फ़र्क है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन नौदौलतियाँ भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, कतरी इज़ ऑल्सो केम ऑन बोर्ड ना, हालांकि सऊदी अरेबिया ने नेवल लैंड एयर ब्लॉकेड कर दिया, तो यूएई भी आ जाएगा बीच में, कोई मसला नहीं। पिछले 3-1 हफ्ते से दोबारा दरार नज़र आ रही है, लेकिन उससे पिछले 1 महीने बड़ी मोहब्बत आ गई थी एकदम से। तो यू विल सी एपिसोडिक दीज प्रॉब्लम्स, बट इवेंचुअली गल्फ हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम। पिछले 50 साल में गल्फ़ ने एक खलीजी आइडेंटिटी पैदा कर ली है, जिसमें सऊदी अपनी 2 आइडेंटिटीज से आपको वो खलीजी भी है और वो सऊदी भी है। हाँ, सऊदी फर्स्ट है, लेकिन देयर इज़ अ कॉमन रीजनल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ इनकी कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, फ्री ट्रैवल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल। इस पूरे जीसीसी के खित्ते के अंदर ने एक अपना आपको एक थोड़ा सा कॉमनैलिटी भी नजर आती है। और वो सऊदी अरब ने बड़ी एफर्ट करके बहुत एफर्ट किया, मतलब सिर्फ सिंगल करेंसी नहीं बन सकी, क्योंकि अपना कुवैत ने अपोज किया था और यूएई ने किया था। यूएई नहीं चाह रहा था कि सेंट्रल बैंक वहाँ बने, लेकिन बाकी लिहाज से यह तकरीबन 70% यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। तो इसको नहीं भूलना चाहिए, कोई मसला नहीं। गल्फ विल बी ऑलवेज गल्फ, दे विल बी यूनाइटेड, दे विल कम बैक। हाँ, ईरान का जो हरकत कर ली है इन्होंने अपना पासदारान ने, ये जो हरकत की है, उनकी अपॉर्चुनिटी और रियल कॉस्ट को बेड़ागरक करने में, उनकी रेपुटेशनल कॉस्ट इज़ ऑलरेडी सफर्ड, यू नो, बोथ ऑफ दोहा एंड दुबई, अपार्ट फ्राम अदर कंट्रीज़। सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन दोहा दुबई का बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे यूएई का। ये कभी नहीं भूलेंगे वो, ठीक है, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आप यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि जी अपना हेलसिंकी टाइप जनाब अकॉर्ड करके ईरान भी शामिल कर लो। एक ब्लैकमेलर को, यू नो, बुली को कोई अपने साथ शामिल नहीं करता, ठीक है ना। आप हमारे ऊपर अटैक करो, आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो जो हमारी प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस है, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि ये, हाँ, पोस्ट IRGC, पोस्ट दिस क्लैरिकल इस्टेब्लिशमेंट, पोस्ट विलायत फ़की, Iran is lived by people, or majority of those people, even the Khomeinites will tell you, do not support this विलायत फ़की। इम्पोज सिस्टम है ना, वो वही सिस्टम है जो, यानी लोग हैं जो कि शाह ऑफ ईरान के अंदर बड़े खुश थे, प्रॉस्परस थे, ठीक है ना। एक कल्चर सिविलाइजेशन जो अपना सिर्फ ये अपना शिया रिवाइवलिज्म ने तो नहीं दिया ना यहाँ पे। जब से ये रजीम आई है भाई, इन्होंने अपना सबसे पहले तो
जो नुकसान हुआ है वो ईरानी अवाम का है। और इसीलिए जब हम ईरान की एनालिसिस करें ना, इन माय ओपिनियन, आई एम नो बिग एक्सपर्ट ऑन ईरान, लेकिन आई नो द हिस्ट्री फ्रॉम द फैमिली साइड एज वेल, ठीक है ना। ख़ास तौर पे शाह के इरा का हमें बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड हिस्ट्री जो इवॉल्व करेगी ना यहाँ पे, उसी तरह करेगी जिस तरह ये गल्फ़ में इवॉल्व हुई थी 90s में, इराक में इवॉल्व हुई थी उसके बाद जंग के, इसमें भी उसी तरह इवॉल्व। हाँ, 47 साल की रजीम को रिप्लेस करना, रिफॉर्म करना, डिस्प्लेस करना, वो अब 47 साल तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन 1-2 साल तो दे दो ना इनको। हाँ, लेकिन सर देखें, अब जो उनको ये जो बात होती है ना कि जी ईरान को उसका हिस्सा बनाना, वो इस बुनियाद पर होती है। फॉर एग्जांपल हम यूरोप के अंदर भी हमने देखा कि 1907 के वो पैक्ट्स हैं सारे जो ब्रिटेन ने साइन किए, फ्रांस ने मिलकर साइन किए, कभी रशिया ने दूसरी दफ़ा जो है वो जर्मनी के साथ कर लिया, फ्रांस ने भी उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए, बट इवेंचुअली दे लेड टू 1914 की एक वर्ल्ड वॉर जो उस वक्त ग्रेट वॉर कहलाती थी। इसी तरह 1930s में हमने देखा कि इन लोगों के सब की जो मुख्तलिफ अलाइंसेस थे, दे इवेंचुअली लेड टू एन अदर वर्ल्ड वॉर। अगर आप ईरान को शामिल नहीं करेंगे तो जैसे आपने जर्मनी को जब तक उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनाया, बेशक वो नेटो की फॉर्म में बनाया, चाहे वो वेस्ट जर्मनी ही था, चाहे वो ईयू की फॉर्म में नहीं बनाया, जब तक उसका हिस्सा नहीं बनाया तब तक यूरोप जो है वो मुसलसल वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व रहा, चाहे वो प्रोशियन वॉर्स हों, चाहे वो फ्रांस के साथ हों। अब यहाँ पर भी अगर तो नहीं डिफीट करेंगे के बाद ही हो ना। देखो ये जब मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि पेज़ेश्कियान इज स्टिल द प्रेसिडेंट, अरागची इज स्टिल द फॉरेन मिनिस्टर, बट यू हैव अ न्यू गवर्नमेंट इन ईरान। ये जस्ट प्रिज्यूम कर लो जिसमें अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इरानियन पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज़, यू नो लाइक नॉन शियाज ऑल्सो, सब पार्टिसिपेंट हैं। आप ये इमेजिन कर लो कि उसमें ये जो शक्लें नज़र आ रही है ना अभी जर्नैलों की, और फलां फोर्स है तो फलां है, ये यहाँ पे अव्वल तो मार्टायर्स हो चुके हैं, यू नो, जब शिद्दत आई जंग के अंदर, ये सारे अपना जहाँ पे इनको जाने का शौक़ है चले जाएंगे। इनके बाकी भी 2nd, 3rd, 10th टियर जो है ना वो भी निकल जाएगी, सही है। सो यू विल हैव एन ईरान कि जिसके अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चाहे मॉडरेट कह दो, थोड़े बहुत यानी कमिटेड भी हों, सारा ये प्रिजर्व हो जाए। फिर बाकी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो वाइडर पॉपुलेशन की नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर लें, डायस्पोरा भी आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि अपना पहलवी वापस आए यहाँ पे। एक टूली बने कम अज़ कम रीजनेबली रिप्रेजेंटेटिव इरानियन सिविलियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट टेक्स ओवर, वेलकम। ये अपना इट विल बी एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डिफेंस पैक्ट। इनफैक्ट उसके बाद इवन दिस डिफेंस पैक्ट की भी इन माय ओपिनियन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू नो, कोई मसला नहीं है। ये डिफेंस पैक्ट अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। अमेरिका विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स द ओनली मिलिट्री पावर दैट हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। अदर्स लाइक चाइना आर नॉट विलिंग, यू नो, टू गो बियॉन्ड। चाइना अपना इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करता है, चाइना मिलिट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। वो बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका को कि भी वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे रखे, क्योंकि स्मूथ जो है ना ये अपना शिपमेंट वगैरह हो सके। हाँ, और रीजनल जो अपने एक्टर्स हैं वो भी, हम पाकिस्तान भी अमेरिका का एलाई है, तुर्की भी एलाई है, सऊदी अरेबिया एलाई है, पूरा गल्फ उनके साथ इन्वेस्ट करता है। तो ये कोई अस वर्सेस देम, ये जो बाइनरीज के अंदर नहीं करना चाहिए। यू नो, रियलिटी जो है ना हमेशा ग्रे एरिया में होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बड़े इमोशनल लोग हैं, फिर हमारे अपने पेंट अप ग्रीवेंसेस भी है ना। यहाँ पे अमेरिका से पढ़ के आए लोग जो है ना एंटी अमेरिकनिज्म कर रहे होते हैं इधर, ठीक है, सारे बेनिफिट्स वहाँ से लेते हैं। यहाँ पे जो लिबरल प्रोग्रेसिव्स हैं रहते लंदन में, वाशिंगटन में, लेकिन बातें जो है ट्रंप के अगेंस्ट करते हैं। यहाँ पे कम्युनिस्ट ऐसे हैं पाकिस्तान में जो एलीट से हैं, हालांकि कम्युनिस्ट जो आते ही ग्रास रूट लेवल से है ना, सफरिंग उनको पता होता है क्लास डिस्पैरिटी का। हर जगह डुअलिटी है यहाँ पे अपना। यू सी द थिंग इज़ रिलीजन इतना अपना वो चला गया, पेनिट्रेट करते हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि हर चीज़ वो उससे अपना यानी डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी है। तो भाई जो जिस तरह हरकत करेगा ना उसका खमाजिया भी उसी तरह होगा। कंट्रीज़ जो इंटेग्रेट करती हैं
जो डिप्लोमेसी में यकीन रखती हैं, जो दोस्तियां बनाती हैं लॉन्ग लास्टिंग, वो ज़ाहिर है आगे चलती हैं। और जो अपना ईरान की तरह, ये जो पासदारान की तरह बिहेव करते हैं, जो अपने ही मुसलमान भाइयों पे अटैक करते हैं, और जिन्होंने अटैक किया उनको बिल्कुल ही एक सिंगल भी मिसाइल नहीं मार रहे पिछले 2 महीने 2.5 महीने से, तो वो फिर ज़ाहिर है कि उनकी जगह नहीं होती। अल्टीमेटली यू सी द कॉन्टेस्ट इज़ बिटवीन प्रोग्रेस एंड रीग्रेस। देयर आर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड जो आगे जाना पसंद करती हैं, उसमें कंट्रीज़ भी हैं, लोग भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो आगे की देखते हैं, फ्यूचर की देखते हैं। वो अपनी भी भलाई करते हैं और अपने साथ जो रहने वालों की भी भलाई करते हैं। सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान में इस वक्त करंट रजीम है, अपने बारे में भी सोच रही है, इन्वेस्टमेंट भी इधर से पैसे वगैरह भी पकड़ के ला रही है, डिस्कोर्स पूरा अपना आईटी की तरफ ये वो है। एक है प्रोग्रेसिव, इंटीग्रेट कर लें CPEC से फलां, एक है प्रोग्रेसिव अप्रोच विच इज़ कि आगे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ हमने यानी ड्राइव करनी है। दूसरी रिग्रेसिव है, जहाँ भी आपने देखा है रिलीजन मिक्स करता है स्टेट के साथ या पॉलिटिक्स के साथ। ईरान उसमें 47 साल की एग्जांपल आपके सामने है, यानी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, न्यूक्लियर गेम खेलते हैं, ये रिलीजन का तड़का लगाते हैं जनाब, लोग पानी पीने का नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी हैज़ गॉन डाउन, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन जो कहता रहे जाके बैठ के, जो भी अपना कोई मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, ठीक है। इंडिया की हालत आप देख लो, ये हिंदुत्व ने व्हाट हैज़ इट डन टू इंडिया, सच अ ग्रेट कंट्री, यू नो, विद सेकुलर, यू नो, नॉन वायलेंस ऑफ गांधी और फलां तो फलां। तो जहाँ पे ये मिक्स हुआ है ना, तो इसीलिए मेरा मैसेज ये है कि लिबरल प्रोग्रेसिव्स को बड़ा एक्साइट हो कि जो एंटी अमेरिका का नैरेटिव फैलाते हैं, सबसे पहले आप देखो कि यार रिलीजन और उसका पॉलिटिक्स की कनेक्टिविटी हुई है इधर। उसने ईरान की कौम के साथ, सिविलाइजेशन के साथ क्या किया है, उसने अरब अक़वाम के साथ क्या किया है, उसने लेबनान को कैसे बर्बाद किया है, उसने फ़लस्तीन के अंदर इजरायली रिस्पॉन्स की वजह से अपना 70,000 बंदे मरवा दिए हमास के अटैक ने। तुम क्यों छलांगे मारते हो इसके ऊपर? और कल कला देखो ना, रियलिटीज़ विल मूव एज दे मूव, एंड व्हेन सो मैनी फैक्टर्स एंड एक्टर्स आर स्टैंडिंग अगेंस्ट यू एंड यू आर लोनली, only Pakistan is trying to facilitate you. Pakistan is the only window of to the world for you eventually, और ये विंडो भी बहुत कम अरसे के लिए है। ये हूतीज़ वगैरह जो इशू है ना अपना, इट इज़ गेटिंग सीरियस। और एक दिन आप सुनोगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स सऊदी अरेबिया के कहने पे वो ऑपरेट करना शुरू कर देगी। जब पाकिस्तान एक्टिव हो गया, फिर आप इनसे ईरानोफाइल्स या जो ईरान लॉयलिस्ट हैं पाकिस्तान में या एल्सवेयर, या IRGC अलाइन मीडिया जो कि अपना गंद बकेगा हमारे ख़िलाफ़, फिर इनकी क्या पोजीशन होगी ना। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं। देखो हमने जो बात की है ना 6 महीने से, वो कंसिस्टेंटली इज़ प्रूवन करेक्ट विद द रियलिटीज़ ऑफ वॉर एज दे हैव अनफोल्डेड। क्योंकि वो विश लिस्ट नहीं थी, वो दिल से नहीं था कुछ, उसमें दिमाग से हम बात करते हैं। अब जो दिल से बात कर रहे हैं ना, जो मरे जा रहे हैं और जो एक्सेप्ट नहीं करते बड़ी हार्श रियलिटीज़ जो कि वॉर अनफोल्ड कर रहा है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि ईरानोफाइल्स का, या जो अपना हु लव दिस विलायत फ़की वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान, इनका क्या बनेगा? ये कैसे अडाप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे नई रियलिटीज़ से? क्योंकि कल कला हूतीज़ ने वही करना है जो इरानियंस ने कहना है। हाँ, अगर वो थोड़े से अनलाइक हिजबुल्लाह थोड़े से रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हैं और खामोशी इख्तियार कर ले और को पैसे वैसे पकड़ लें सऊदी अरेबिया से, तो उनका मसला कोई मसला नहीं है, जैसे पहले उन्होंने किया ना, साल साल करते रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने इनकी अपना इंस्ट्रक्शंस पे और जिस तरह यूनिफाइड कमांड इमर्ज कर रही है और इन्होंने कोई ज़्यादा हॉकिश किया, तो एक स्टेज आएगी भाई कि जिसके अंदर पाकिस्तान भी मिलिटरीली इन्वॉल्व होगा। तो अगर एयर उस पर करेगा, और एक स्टेज हो ये भी आ सकती है कि अगर ये जिस तरह यूनिफाइड कमांड है एंड दे वांट टू रियली फाइट विद अमेरिका एंड विल के माइट फोर्स अमेरिका एंड इजराइल अगेन अग्रेस एंड देन अगेन रिटेलिएट अगेंस्ट द गल्फ एंड देन अगेन गल्फ भी ये थोड़ा सा शामिल हो जाए, एक स्टेज आ सकती है, खुदा ना करे, समवेयर टुमारो अपना डाउन द लाइन, यू नो, लाइक लेटर दिस ईयर, क्या आपको फिज़िकली अपना इन्वॉल्व करना पड़े इनको, इसकी डिमाइस के लिए। हम अफ़गानिस्तान में नहीं फ़ाइट करते रहे,
हमने असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की, उस वक्त क्या बनेगा लोगों का जो इस वक्त घर कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट अपना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। देखो यहाँ पे जो लोग अपना लॉयल्टी का इजहार करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। मैं भी अपनी उनकी जगह पे हूँ ना, मैं भी शायद यही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इतना ही अपना उसके अंदर रिलीजन के अंदर इन्वॉल्व, बिल्कुल इसी तरह। समटाइम लोग जो है ना वो सादा लोग होते हैं, उनको आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज़ अ सेगमेंट इन अमेरिका, इन इज़राइल, वो डिलिबरेटली ये नैरेटिव फैला रहा है थ्रू वेरी फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। और वो जैसे ही अपना पोस्ट करते हैं वो वायरल कर देते हैं अपने, उनके पास बिकॉज रिसोर्सेज है, सेकंड्स के अंदर वो नैरेटिव जो है ना मुख्तलिफ जगह पे मैं नोट कर रहा हूँ। और ये हमने इराक वॉर में भी नोट किया था, हमने अफ़गानिस्तान के इनिशियल पीरियड में भी नोट किया था, इवन टू सम एक्सटेंट गल्फ वॉर में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हमने नोट किया। तो मैं हमेशा नोट करता है इस चीज़ को। तो ये 7-10 करैक्टर्स मर्ज किए हैं 2-2.5 महीने के अंदर। वो मारियो नवाफल के साथ बैठ जाता है या शेख सुलेमान के साथ बैठ जाता है लंदन के अंदर, स्पेसिस के अंदर भी है, वीलॉग्स के अंदर भी हैं, और या वो जो चाइनीज़ प्रोफेसर आ जाता है वोंग, ये डिलिबरेटली पता है क्या फैला रहे हैं, ये वो फैला रहे हैं जिसकी बड़ी अपील है अमंग द ईरानोफाइल्स, अमंग मुस्लिम्स जनरली, और रिलेटिवली इग्नोरेंट इलिटरेट के अंदर। तो आप जैसे ही इस तरह की चीज़ करोगे तो अट्रैक्ट होगा ना। तो पढ़े लिखे जाहिल भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो भी अपना शुरू कर देते हैं नैरेटिव। वो क्या फैला रहे हैं, वो ये फैला रहे हैं कि ईरान जीत गया और अमेरिका हार गया। ये कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 महीने से लगे हुए हैं। बाकियों का मेरा अंडरस्टैंड है, कोई अपना मागा वाला अपोज करता है वॉर को, प्रेशर करता है ट्रम्प, वो अंडरस्टैंडेबल है। इजराइल लॉबी अगर करती है कि दोबारा शिद्दत से जंग शुरू करो और गल्फ भी आ जाए बीच में, वो भी अंडरस्टैंडेबल है। यूएई अगर उबर के आ रहा है कि जी अपना ये कर देंगे वो कर देंगे, इवन रिफ्ट विद सऊदी, अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे ईरानोफाइल्स अगर जज्बातियत के अंदर बह जाते हैं, कहते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। ये कौन मुझे बताएगा कि अपना ये पेपे एस्कोबार या चाइनीज़ प्रोफेसर मज़राकी और ये जो सारे नोफल और प्रोफेसर चियांग, एक्स जनाब अपना सीआईए एनालिस्ट 2 सिगार लेके बैठा होता है, वो हर तीसरे दिन उसको वो शर्ट अपना कैजुअल शर्ट है पूरा एक सेट लगाते हैं वो। हाँ। वो देखो ना, आपने भी सेट लगाया हो ना, उनका आप सेट देखा करो ना, जस्ट कैजुअलिटी क्रिएट करते हैं। बैठा है कोई बड़ा पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है कि जैसे उसने पूरा मिडल ईस्ट जो है ना कवर किया हुआ एज अ जेम्स बॉन्ड एनालिसिस। अच्छा, विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। तो नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है, क्यों ये करते हैं? वॉर जो रियलिटीज़ है ना वो उसी तरह अनफोल्ड होंगी जैसे हो रही हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नो मोर, सम मंथ्स डाउन द लेन, अ ईयर और सो गिव मी। वो जाता है, इफ़ यू एक्स द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यू क्लिप द विंग्स ऑफ IRGC। ठीक, तेहरान के हार्डलाइनर्स अंडरमाइन होंगे। अगर आप अटैक वगैरह करें, डीकैपिटेशन करें, दे विल डिसअपीयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या असर्ट होगा? ईरान के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मॉडरेट लीडरशिप है, अरागची है, प्रेसिडेंट है, परहैप्स द पार्लियामेंट्री स्पीकर, मैनी मोर जो कि सामने नहीं है, उधर है। बाकी जो पॉपुलेशन है जिसको सप्रेस किया हुआ है, जिन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, वो भी तो कहीं है ना, वो भी सामने आएंगे और उभर के सामने आएंगे। अभी तो शायद खौफ से ना आए, हमें अंदर की रियलिटीज़ का नहीं पता। ये है रियलिटीज़ जैसे मूव करेंगी। इस रियलिटी के अंदर ये नैरेटिव करने की क्या ज़रूरत है कि ईरान जीत गया एंड अमेरिका हार गया? वो इसलिए ज़रूरी है भाई कि इस पीरियड ऑफ वॉर के अंदर ना एक बड़ा चैलेंज इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये होता है कि आप जो वाइडर पॉपुलेशन है ना उसको खुश रखो, उसको एक फॉल्स होप के अंदर रखो, ठीक है, उसको फॉल्स होप में रखो। ये अपना गल्फ वॉर में ये फॉल्स होप ये थी कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से पहले एकदम से कैरेक्टर्स हैड डिसअपीयर्ड इन द मीडिया। जब प्रिंट मीडिया होता था, CNN शुरू हुआ था, एक और थोड़ा बहुत मीडियम, एकदम से एनालिस्ट आ गए थे कि वो बोलते थे कि आप देखना रिपब्लिकन गार्ड्स क्या करेंगे। ये तो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स 5 दिन होती रही जनवरी 1991 में, फिर रिपब्लिकन होती, ग्राउंड असॉल्ट शुरू होने थे। यहाँ तो आंधियाँ चलती हैं, 3 दिन नहीं लगे रिपब्लिकन गार्ड्स को हथियार डालते हुए। सही। और 2 हफ्ते के बाद दैन अपना सिमोर हर्ष जो कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था, उसने एक बड़ी ईयर्स लेटर
ही प्रोड्यूस्ड अ स्टोरी के अमेरिकन मैरीन्स ने एक जगह पे वहाँ पे सरेंडर कर लिया था, थाउजेंड्स ऑफ रिपब्लिकन गार्ड्स, उन्होंने मैसेकर कर दिया उसका ना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बने। इराक वॉर के अंदर सेम, वो जी देख लेंगे जब ये होगा वो होगा, इसी तरह के करैक्टर्स थे उस वक्त। यही बात कर रहे थे कि अमेरिका हार जाएगा और इराक जीत जाएगा, सद्दाम सरवाइव कर लेगा। सद्दाम इन दी एंड रैबिट होल से निकला। बिन लादेन के बारे में भी यही थी। बिन लादेन किस हालत में आपको एबटाबाद से मिला इन दी एंड ना। तो अलकायदा के बारे में इस तरह की स्टोरीज़, तालिबान के बारे में, पासदारान के बारे में, आजकल ईरान के बारे में, ये नैरेटिव इसलिए फैलाया जाए, हमें लगता अच्छा है वो। वी लव पेपे एस्कोबार। ही वुड रिपोर्ट कि जी आज वो अपना आसिम मुनीर साहब मिले, अपना विजिटिंग वटेवर जनरल, और ये बात किया। वो जो इरानियन इंटीरियर मिनिस्टर आया था, मैंने कहा मैं वो सोफे के पीछे ये बैठा हुआ था, भाई तुम्हें किसने बताया? ये विदाउट एविडेंस बात करेंगे, लेकिन सेंसेशनल बात करेंगे जो हमारे टच करेगी ना, जो हमें जस्टिफाई करेगी, जो हमारी ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात के साथ, हाँ, ख्वाहिशात के साथ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है भाई। लेकिन मेरे और आपके कहने से इस प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। एंड प्रोबेबली पाकिस्तान की जो अपनी रियलिटीज़ हैं वो वैसे ही इस किस्म के कैरेक्टर्स को जो है ना वो अंडर चेक रखने के लिए हमारे दिमागों पर वो इतनी तेज़ी से सवार नहीं हो सकते जितनी तेज़ी से वो इस तरह के ममालिक में सवार हो जाते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में भी है। ये बिल्कुल आग की तरह फैलता है। मेरा और आपका प्रोग्राम नहीं फैलेगा, ठीक है, पेपे एस्कोबार का हो जाएगा। जिस वक्त वो ये कहेगा ना कि आसिम मुनीर को जो है ना वो इसराइल ने कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था और पाकिस्तान ने उनको पैगाम दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम ओब्लिटरेट कर देंगे इसराइल को, इस तरह की जो बातें हैं वो पाकिस्तान में नोबडी बाइज देम। यार बकवास, हाँ बकवास है। दूसरा जो बंदा रिटायर हो जाए ना सर्विस से, मतलब ये जिस तरह कोई फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट है, कोई उसको सीआईए हेडक्वार्टर तो नहीं घुसने देगा ना, उसको क्या एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये अपना ये होता रहेगा। ये कम से कम पॉइंट इसलिए रेज करना ज़रूरी था कि ये जो नैरेटिव्स है ना, एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, उसके अंदर जो ईरान विक्ट्री का नैरेटिव है, इन माय ओपिनियन दिस इज़ बीइंग स्प्रेड डिलिबरेटली जस्ट टू गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ होप टू द इरानियन हार्डलाइन एस्टेब्लिशमेंट, टू देयर लवर्स अक्रॉस द रीजन। ठीक। और वो लवर्स सिर्फ ये नहीं है कि वो अपना फेथफुल्स नहीं है, वो वाइडर पॉपुलेशंस इन द मुस्लिम अरब वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से एंटी अमेरिकन है, ठीक है, बिल्कुल एंटी अमेरिकन। वो उसकी वैरायटी ऑफ रीजंस है। लेकिन जब आप ये बताएंगे ना कि इतनी बड़ी पावर अमेरिका, ईरान ने जनाब वो कर दिया, बन लिया उन्होंने, हाँ बन लिया उन्होंने, तो ईरान जीत गया है, तो ट्रंप जनाब नसने की कोशिश कर रहा है। ये खुश करता है ना लोगों को, बिल्कुल खुश करता है। और मुझे लगता है कि वो जो डिप्लीशन की जो बातें हैं ना, लेकिन हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इवेंचुअली इस वॉर का आउटकम भी वही होगा जो इराक वॉर 2003 का हुआ था। हाँ, अफ़गानिस्तान इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी वो कुछ चीज़ छोड़ गया जो ख़ित्ते में अभी तक अपना फसाद कर रही है ना जी, ऐसे ही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहेंगे जी एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी इन ईरान, बट ईरान के अंदर इन माय ओपिनियन इवेंचुअली ये जो इस वक्त मॉडरेट फेसेस है ना, माय ओनली फियर इज़ कि जब ये ज़्यादा अपना इनको मार्टरडम की स्पिरिट में जब ये ज़्यादा जंगजू होंगे और रिस्पॉन्स भी आएगा, उसके अंदर बड़ी कतरो कारत होगी, उसके अंदर ये लोग ना मारे जाएं बेचारे। ये अपना ये बड़ी अच्छी फेस है ईरान के, दे रियली रिप्रेजेंट ईरान, यू नो, द इलेक्टेड लीडरशिप। और ये उसी तरह हॉस्टेज हैं जिस तरह गल्फ हॉस्टेज है, ठीक है, जिस तरह लोगों ईरानी कौम हॉस्टेज है इन मुल्लाओं के। बिल्कुल ये इनकी जो आप ना इनके साथ अपना तरस खाना और इनके साथ अपना सिंपैथी शो करना और इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक सर्विस, एक्सटेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन विद दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ ईरान एंड द लीडरशिप हियर। या बिल्कुल ठीक सर, लेट्स होप कि ये वहाँ तक बात ना जाए और उससे पहले ही कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। मगर बिल्कुल जो आपके फियर्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं और इसी वजह से जो है वो डर लगता है कि ख़ित्ता कहीं जो है वो एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ना मज़ीद वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो कहीं पर अपने आप को ना पाए। तो बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी जो व्यूज़ हैं वो मैं चाहता था कि लोगों तक पहुँचे इस हवाले से, बिकॉज एक ही साइड की बात जो है ना वो सुन के लोगों को लगता है कि शायद यही सच है,
लेकिन रियलिटी चेक्स भी जो है ना वो कुछ साथ साथ आने चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन का भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। फ़िलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।